हम यह अच्छे से समझ गए हैं कि भोजन हमारे स्वास्थ्य और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक है। तो हम जो भी भोजन खाते हैं वह केवल पौष्टिक ही नहीं अपितु सुरक्षित भी होना चाहिए। संदूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में हम अक्सर टीवी में सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। हाल ही फरवरी माह में पश्चिम बंगाल में शिवरात्रि के मेले में करीब 500 लोगों की संदूषित खाने से बीमार होने की खबर अखबार में छपी थी। सर्वे से पता चलता है कि भारत में संदूषित भोजन लोगों के बीमार होने का एक बहुत बड़ा कारण है। WHO के मुताबिक विश्व में 10 में से 1 व्यक्ति संदूषित भोजन खाने से बीमार होता है, यानी कि 600 मिलियन लोग हर साल संदूषित भोजन के सेवन से बीमार होते हैं। बताया जाता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस संक्रमण के शिकार होकर अतिसार से पीड़ित हो जाते हैं। पुराने समय में लोग न केवल घर का ही खाना खाना पसंद करते थे, बल्कि बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, चटनी, अचार, मुरब्बे भी घरेलू स्तर पर संसाधित किए जाते थे और उनकी शुद्धता चिंता का विषय नहीं होता था। आजकल लॉकडाउन पीरियड में हम सब घर का बना खाना खा रहे हैं। आप सब ने महसूस किया होगा कि आजकल पेट खराब होने की शिकायतें कम हो गई हैं। प्रौद्योगिकी और संसाधन में प्रगति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बेहतर क्रय क्षमता तथा बढ़ती मांग के कारण उत्पादों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। पाया गया है कि भोजन संदूषण की अधिकतर घटनाएं शादियां, पार्टियां, हॉस्टल, ट्रेन्स, कैंटीन्स में होती हैं। आइए अब हम विस्तार से जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से खाद्य गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव। हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि आजकल लोग अधिक संख्या में घरों के बाहर खाने क्यों लगे हैं। खाद्य पदार्थ जब अधिक मात्रा में तैयार करने होते हैं तो कई घंटों पहले तैयार करने पड़ते हैं। तो यदि उनका भंडारण सही तरीके से ना किया जाए तो ये खराब हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मोमोज बेचने वाले कच्चे मोमोज सुबह ही खरीद लेते हैं और रात तक स्टीम करके उन मोमोज को बेचते हैं। यदि वे मोमोज को ठंडे तापमान में साफ बर्तन में नहीं रखेंगे तो उनके अंदर की सब्जी खराब हो जाएगी और उन मोमोज को खाने वाले लोग बीमार हो जाएंगे। संसाधित और पैक किए हुए खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के कारण उनकी सुरक्षा महत्व रखती है। कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक हो गया है। जैसे कि आजकल पैक किए हुए पिसे हुए मसालों की मांग बहुत अधिक हो गई है। खाद्य पदार्थों का उत्पाद बड़ी मात्रा में होता है। इस कारण उत्पादन स्थान और खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल के स्थान काफी दूर होते हैं। खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में काफी समय लगता है। उस समय हम खाद्य पदार्थों को उचित ताप पर तथा साफ डिब्बों में स्थानांतरित करना चाहिए। तो यह समय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों में वृद्धि हो रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे सूक्ष्म जैविक अनुकूलन, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इसका जीता जागता उदाहरण है। यह वायरस पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कारण फैला है। WTO के अंतर्गत सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश पाने का अवसर मिला है।
इसलिए सभी खाद्य निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वह गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित मानक बनाए रखें और अपने उत्पादों का नियमित रूप से परीक्षण कराते रहें। प्रदूषण के कारण तथा कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कृषि उत्पाद संदूषित हो जाते हैं। इस कारण खाद्यों के संदूषकों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। बच्चों, आपने सुना होगा आजकल ऑर्गेनिक फूड का तथा फल सब्जियों का प्रचलन है। खेती के समय जब कोई भी रसायन युक्त कीटनाशक इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उस फसल को ऑर्गेनिक कहते हैं। इन्हीं सब कारणों से आज के अत्यधिक गतिशील खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षित, पौष्टिक और पोषक खाद्य पदार्थों की ओर ध्यान बढ़ रहा है। आइए अब हम खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुछ वैज्ञानिक शब्दों को समझें। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें पढ़ना होगा कि अविषालुता यानी टॉक्सिसिटी तथा संकट यानी हैजर्ड क्या होता है। अविषालुता किसी पदार्थ की किसी प्रकार और किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे माना जाता है कि आलू के अधिक सेवन से शरीर में नाइट्रेट और आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। प्लास्टिक के जार यूज करने पर बीपीए नामक केमिकल उसमें से खाद्य पदार्थ में आ जाता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। इस तरह के टॉक्सिन्स बहुत से मसालों में भी पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए। खतरा यानी हैजर्ड वह संभावना होती है जब पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त ना किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। संकट कई प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक संकट भौतिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता और रोग उत्पन्न कर सकता है अथवा आघात पहुंचा सकता है, जैसे लकड़ी, बाल, पत्थर, बटन, तना आदि। रासायनिक संकट रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ जो खाद्यों में प्राकृतिक रूप से अथवा जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं, जैसे कीटनाशकों का अवशेष, पशु चिकित्सीय अवशेष, अस्वीकृत खाद्य मिलावट, स्वीकृत खाद्य मिलावटों का अधिक मिलाना, मार्जन रसायन आदि। जैविक संकट विभिन्न जीवधारी तथा सूक्ष्म जीवी जीव सम्मिलित होते हैं। खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट है मक्खी, घुन, कृमि, तिलचट्टा आदि। खाद्य पदार्थों में दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट होते हैं जीवाणु, खमीर, प्रोटोजुआ, फफूंदी, विषाणु। अधिकतर सूक्ष्म जीव 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर सक्रिय होते हैं। इस कारण बरसात के मौसम में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है और संदूषित भोजन के कारण लोगों के बीमार होने की संख्या भी बढ़ जाती है। खाद्य जनित रोगाणु जो सूक्ष्म जीव खाद्य से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवी रोगाणुओं से 2 प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न होते हैं, संक्रमण यानी फूड इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग। खाद्य संक्रमण रोगाणु जीवों के शरीर में पहुंचकर संख्या में बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण है सैल्मोनेला। यह जीव जंतुओं के आंत्र क्षेत्र में उपस्थित रहता है तथा कच्चे दूध और अंडे भी इसका स्रोत हैं। बच्चों, गर्म करने पर सैल्मोनेला नष्ट तो हो जाता है, परंतु बहुत बार
अपर्याप्त पाक क्रिया से कुछ जीव जीवित रह जाते हैं। अक्सर सैल्मोनेला पार संदूषण से फैलता है। यह ऐसे होता है कि मान लीजिए रसोइया एक तख्ते पर कच्चा मांस या मुर्गा या मुर्गी के टुकड़े काटता है और बिना तख्ते को साफ करे ऐसे खाद्य के टुकड़े जैसे सलाद जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं होती वह काटता है, तो उससे सैल्मोनेला का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। सैल्मोनेला बहुत तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक 20 मिनट में उनकी संख्या दुगनी हो जाती है। इसके बाद आता है खाद्य विषाक्तता या आविषिता यानी फूड पॉइजनिंग या फूड इंटॉक्सिकेशन। खाद्य पदार्थ से रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक विष उत्पन्न करते हैं। जीव विष तभी उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ अधिक गर्म नहीं होते या अधिक ठंडे नहीं होते। खाद्यों में आविष गंध, दिखावट अथवा स्वाद से नहीं पहचाने जा सकते। ऐसे खाद्य पदार्थ गंध और रूप में ठीक लगते हैं पर जरूरी नहीं कि वह सुरक्षित हों। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ऐसे ही जीवों का उदाहरण है। इस प्रकार के जीव वायु, धूल और जल में पाए जाते हैं। ये 50% स्वस्थ व्यक्तियों के नासिका मार्ग, गले और त्वचा तथा बालों में पाए जाते हैं। खाद्य विषाक्तता को हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। गर्मियों में जब हम दूध उबालते हैं तो जैसे ही वह कोसा यानी 25 से 30 डिग्री पर आ जाता है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। बच्चों, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे। कोशिश कीजिए इस पाठ को समझने के बाद कम से कम 10 उदाहरण की लिस्ट बनाकर अपनी क्लास में चर्चा करें। परजीवी भी रोग का कारण हो सकते हैं। अब परजीवी क्या होते हैं? परजीवी यानी पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन तथा आवास के लिए आश्रित होते हैं, यानी कि वे दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं। फीता कृमि इसका एक उदाहरण है। यह इंसान के अंदर सूअर का मीट खाने से हो सकता है। यदि इंसान सूअर के मीट को कम पकाकर खाता है तो उसके द्वारा इंसान के शरीर में फीता कृमि की उत्पत्ति हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे रोगाणुओं के उत्पन्न होने के महत्वपूर्ण कारक। मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मानव एवं स्वयं रोगाणुओं के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं, पर्यावरण जिसमें भोजन का उत्पादन, संसाधन, भोजन पकाना, परोसना और भंडारण होता है, खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़ी मात्रा में उत्पादन, खाद्य संसाधन और खाद्य पूर्ति में वैश्विक वृद्धि। उदाहरण के लिए कुपोषण, आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी यानी होस्ट की संवेदनशीलता में परिवर्तन आ सकता है तो उस जनसंख्या में नए रोग लग सकते हैं। मैं इस संदर्भ में फिर से यह दोहराना चाहूँगी कि पाया जा रहा है कि 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों तथा डायबिटीज से शिकार लोगों को कोविड-19 का खतरा ज़्यादा है। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में संदूषण और अपमिश्रण जैसे शब्दों को भी समझना महत्वपूर्ण है। संदूषण संसाधन अथवा भंडारण के समय, पहले या बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक भारी पदार्थों जैसे रसायन, सूक्ष्मजीवी, तनुकारी पदार्थों की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। अपमिश्रण यह बेईमानी करने, सस्ता बनाने या नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोगवश अशुद्ध या सस्ते या अनावश्यक अवयवों का मिलाना है जो खाद्य पदार्थों के
गुणों और संगठनों को बदल देता है और उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है। खाद्य सुरक्षा को समझने के बाद अब इस पाठ का दूसरा पहलू यानी खाद्य गुणवत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। खाद्य गुणवत्ता यह उन गुणों की ओर संकेत है जो उपभोक्ताओं को उत्पादों की तरफ खींचती है। इसमें नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही गुण शामिल हैं। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। पूरे विश्व में विभिन्न सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने खाद्य मानक तय किए हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं और अच्छी गुणवत्ता के हैं। अतः सभी खाद्य सेवा उपलब्ध कराने वालों को चाहिए कि वे बेहतर निर्माण विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इसके लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कच्चे माल और जल की गुणवत्ता। कच्चे माल का अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए, जैसे कि यदि टोमेटो केचप के लिए जो टमाटर इस्तेमाल हो रहे हैं वे सड़े हुए या गले हुए तो नहीं हैं। इसी तरह खाद्य पदार्थ में पानी इस्तेमाल होने वाला पानी पीने योग्य होना चाहिए। अक्टूबर 2017 में मुंबई से गोवा जाने वाली रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का खाना खाकर 26 लोग बीमार हो गए थे। जांच में पता चला कि सूप और कॉफ़ी में इस्तेमाल किया गया पानी गंदा था। फिर आता है परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता। परिसर मतलब उत्पादन क्षेत्र एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। सुनिश्चित करें समय समय पर पेस्ट कंट्रोल हो, निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, रोशनी तथा हवादार हो, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बेहतरीन होना चाहिए। कूड़ेदान का विसंक्रमण आवश्यक होता है। उपकरण भी एकदम साफ सुथरे होने चाहिए क्योंकि ये हमारे खाद्य पदार्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पेस्ट कंट्रोल के बाद उनका कोई अंश उपकरणों पर नहीं रहना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना भी अत्यधिक आवश्यक है। कर्मचारियों के हाथ धुले हुए, नाखून कटे हुए तथा हमेशा हेड कवर होना चाहिए। कर्मचारियों को कोई संक्रामक रोग, त्वचा का रोग, अतिसार या जुकाम आदि नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ होने पर ठीक होने तक उन्हें खाना नहीं पकाने देना चाहिए, अन्यथा रोगों के कीटाणु भोजन को संदूषित कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों का भंडारण ऐसे ताप पर किया जाए जिसमें सूक्ष्म जैविक गतिविधियां ना हों या बहुत ही धीमी गति से हों। जैसे फ्रोजन खाद्य पदार्थों का भंडारण अक्सर -18 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। खाद्य पदार्थ उत्पादन के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पोषक तत्वों की हानि कम से कम हो तथा खाद्य पदार्थों में जो भी परिरक्षक या आर्टिफिशियल कलर डाले जा रहे हों वे स्वीकृत हैं तथा सही मात्रा में डाले जा रहे हैं। और अंत में आता है बेहतर सेवा के तरीके। खाद्य मानक खाद्य के प्रत्येक पहलू में एकीकृत गुणवत्ता लाने, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। मानकों के 4 स्तर हैं। कंपनी मानक ये कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। इसका उदाहरण है शेयर्ड प्लैनेट बाय स्टारबक्स। यह मानक कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए अपनाते हैं। स्टारबक्स दावा करता है कि वह उत्तम क्वालिटी की कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरण और किसानों के हित में उगाई गई हो। राष्ट्रीय मानक, क्षेत्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक।
भारत में खाद्य मानक नियमन। खाद्य में अपमिश्रण रोकने के लिए भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 PFA लागू किया। यह अधिनियम आवश्यकता अनुसार कई बार संशोधित हो चुका है। भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाले अथवा आयात किए गए और भारत में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों को इस अधिनियम के अनुसार सभी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। अन्य आदेश या अधिनियम भी हैं जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे फल और सब्जी उत्पाद आदेश, मांस खाद्य उत्पादन आदेश, वनस्पति तेल उत्पादन आदेश। स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं, जैसे BIS। इसके अंतर्गत ISI मार्क और एग मार्क दिया जाता है। विभिन्न उपभोक्ता सामग्री के मानकीकरण से संबंधित है और संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए ISI नाम से जाने वाली स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना चलाई जाती है तथा एग मार्क उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण की एक स्वैच्छिक योजना है। बच्चों, आपने पढ़ा कि बहुत से नियमन और नियम हैं, तो सरकार को ऐसा लगा कि खाद्य उद्योग को यह बहुत पेचीदा लगने लगा, अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि खाद्य की गुणवत्ता के नियमों के लिए इन सभी नियमों का एकीकरण कर दिया जाए। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSA 2006 पारित कर दिया। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार की स्थापना खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात के नियमन के लिए की गई थी, ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम में निर्माण परिसर और उसके चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां बनाए रखने, वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के खतरों के कारकों का आकलन और प्रबंधन का प्रावधान है, जो PFA में स्पष्ट नहीं था। खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के विक्रय के कपट पूर्ण तरीकों को रोकने के लिए सरकारी प्राधिकरणों द्वारा खाद्य मानकों को विकसित करने और लागू करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावे, शोध और व्यापार को सुसाध्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुख्य संस्थान हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसकी स्थापना FAO एवं WHO ने मिलकर 1963 में की। 188 सदस्य देश तथा एक सदस्य यूरोपियन समुदाय से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य मानक सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि विभाग को सुसाध्य बनाना इसका उद्देश्य है। खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स मानकों का उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक संग्रह है
इसके द्वारा प्रकाशित प्रलेख कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, जिसका अर्थ है खाद्य नियमावली। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का गैर सरकारी संस्था, विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देता है। ISO द्वारा किए गए कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं का अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य व्यापार के समझौतों को लागू करके व्यापार के झगड़ों को निपटाकर देशों की व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करना है। समझौते में वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा शामिल है। मानकों को अपनाने और लागू करने पर जोर देने के लिए एक सुदृढ़ खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में ये अवश्य शामिल होने चाहिए। नंबर 1, खाद्य निरीक्षण। खाद्य निरीक्षण द्वारा यह साबित किया जाता है कि उत्पाद मानकों के अनुरूप है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि सभी खाद्य पदार्थों का उत्पादन, हस्तन, संसाधन, भंडारण तथा वितरण नियमों के अनुसार है। विश्लेषणात्मक क्षमता। खाद्यों के विश्लेषण के लिए सुसज्जित और सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां। बच्चों, वर्षों से खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के मुद्दे मात्र खाद्य जनित रोगाणु, रासायनिक आविशों और अन्य खतरों से आगे जा चुके हैं। अब वह समय नहीं है कि हम अंतिम खाद्य पदार्थ का टेस्ट करें और पता लगाएं कि यह खाद्य पदार्थ संदूषित तो नहीं, अपितु अब आहार श्रृंखला के किसी भी चरण में ध्यान रखा जाता है कि खाद्य संदूषण होने का कोई भी चांस नहीं, कोई भी मौका ना मिले। मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम किस तरह से कच्चे माल से लेकर भंडारण तथा उपभोक्ता के पास पहुंचने तक यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा खाद्य पदार्थ संदूषित ना हो। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता निम्नलिखित के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ, उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु यानी HACCP, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आइए अब हम पढ़ते हैं उत्तम निर्माण पद्धतियाँ। गुणवत्ता आश्वासन का वह भाग है जो सुनिश्चित करता है कि निर्माता पहले से ही उपाय करे कि उनका उत्पाद सुरक्षित है, संदूषण दूर करने और गलत लेबल लगाने से बचने में मदद मिलती है तथा उपभोक्ता हानिकारक उत्पाद लेने से बच जाता है। फिर आता है उत्तम हस्तन पद्धतियाँ। खेत से भंडार अथवा उपभोक्ता तक संदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करके यह बताता है कि संदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे तथा सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थों का हस्तन करने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। अंत में आता है संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु। यह खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है। कच्ची सामग्री और प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है। इससे रोगजनक सूक्ष्म जीवों की खाद्य पदार्थ संदूषित करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। इसमें सम्मिलित है संकटों की पहचान, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की संभावनाओं का आकलन और संकटों के नियंत्रण के लिए उपाय बताना। अंतिम उत्पाद की जांच न करके खाद्य पदार्थ उत्पादन को पूरी श्रृंखला में ऐसे पॉइंट्स का पता लगाया जाता है
जहाँ खाद्य पदार्थ के संदूषण का खतरा सबसे अधिक होता है। उन पॉइंट्स का पता लगाने पर वहाँ होने वाले खतरों को कंट्रोल किया जाता है। समय समय पर सूक्ष्म जैविक जांच की जाती है और यदि कुछ गलत पाया जाता है तो उसी पॉइंट पर निवारण कर दिया जाता है ताकि आगे तक खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर कुप्रभाव ना पड़े। HACCP लागू क्यों करें? उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। संसाधन या निर्माण के किसी भी स्तर पर जब समस्या उत्पन्न होती है तभी उचित कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बहुत अच्छा साधन है। जीविकाओं के अवसर। बच्चों, इस पूरे पाठ को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि इस क्षेत्र में करियर के लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अवसर हैं। जैसे खाद्य उद्योग की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में नौकरियां, HACCP में विशेषज्ञ या ट्रेनर बनकर, लेखा परीक्षक, गुणवत्ता प्रमाणीकरण यानी क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, शिक्षण में शैक्षिक शोध, वैज्ञानिक लेखन या स्वैच्छिक संगठनों में विभिन्न पदों पर। बच्चों, आजकल के माहौल में हम सब समझ गए हैं कि अच्छा खाना ही हमें इस संकट की घड़ी से बाहर निकालेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी भविष्य में ऐसे खाद्य पदार्थ बनाएं जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं तथा आप विश्व को स्वस्थ रखने में अपना सकारात्मक योगदान दें। धन्यवाद।